अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने 11th फिज़िक्स की नई बुक को स्टार्ट किया था। तो पहले हमने देखा कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, क्या उनके दरमियान डिफरेंस है। देन हमने उनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और फिर हमने उनके न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था जो कि ई कैट और एम कैट में रिपीट होते हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़, डिटेल से हम इसको देखेंगे कि ये किस चीज़ का नाम है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है इसका मतलब क्या है, क्या ये हमें बताना चाह रहा है, देन हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी दो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों तो उन दो लाइनों को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। सपोज करो ऐसे, अगर ये दो लाइनें हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लाइनें हैं। ये दोनों आपस में 90 के एंगल पर हैं और ये लाइनें ड्रा करने का मकसद ये, इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें दो लाइनें होती हैं जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर होती हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि फिजिक्स की नई बुक में नहीं है, जो कि पुरानी बुक में थे और वो ज़रूरी थे, वो हमारे पास कंसेप्ट वाले थे, उनको लेकर ही हम आगे जो टॉपिक करते हैं उनको समझ सकते हैं। लेकिन नए बुक में वो टॉपिक नहीं है, वो स्किप कर देगी। इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि जब भी दो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों तो उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो सारा सिस्टम बन गया ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। और दो लाइनें जब आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। तो ये बात हमने समझी कि रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है। जब भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो वो आपस में क्या होंगी, रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया, इतनी बात हमें समझ लगी। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से। अगर हम उर्दू में बात करें तो हिस्से, अब किस चीज़ के हिस्से, किसी भी वेक्टर के जिसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है, तो उस वेक्टर के हिस्से, हिस्से क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, 90 के एंगल पर होंगे। तो जब हमें टॉपिक का जो नाम है वहाँ से क्या समझ लग गई कि एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके दो हिस्से हो जाएंगे और वो हिस्से क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। वो दोनों हिस्से किसके, किसी भी वेक्टर के। वेक्टर क्या होता है, किसी के पास उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और लॉ ऑफ एडिशन को भी वो फॉलो करे। अगर तीन प्रॉपर्टीज उसके पास हैं तो हम कहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है। सपोज करो फोर्स है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, उसके पास डायरेक्शन भी हो और साथ में लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। अगर ये तीन क्वांटिटी, तीन प्रॉपर्टीज उसके पास हैं तब हम कहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है। अगर नहीं, अगर सपोज करो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे तो वो वेक्टर नहीं बन सकता, जैसे कि करंट है। अब हमने इस टॉपिक के नेम से क्या पता चला गया कि वेक्टर ऐसा होगा जिसके हिस्से हो जाएंगे और वो हिस्से कौन से होंगे, जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब हम समझते हैं कि ये हमें क्या बताना चाहता है, इस टॉपिक का क्या मकसद है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम छोटी सी एग्जांपल को देखते हैं। अब आपको वो एग्जांपल समझ आ जाएगी तो उसके बाद ये जो टॉपिक है ये ऐसे आपको इजी हो जाएगा। तो चले हम पहले एग्जांपल को समझते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ट्रक है, इसको ऐसे हमने रस्सी के साथ बांधा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो कि इस रस्सी को आगे की तरफ खींच रहा है। अगर आपने ये एग्जांपल समझ ली तो समझो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही ये लड़का बैठ के, ऐसे जब ये लड़का बैठ के एक ही डायरेक्शन में इस ट्रक को खींचता है तो क्या होगा, ये वाला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। क्या स्टूडेंट, एक ट्रक है जिसको हमने रस्सी के साथ बांध दिया है। अब जब हमने इसको रस्सी के साथ बांध दिया तो एक छोटा सा लड़का जो कि इस ट्रक को बैठ के ऐसे खींच रहा है, जब वो खींचेगा
तो जब वो बैठ के खींचेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स एक डायरेक्शन में होगी तो ये ट्रक सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। ये ट्रक सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। लेकिन अब वो स्टूडेंट, ये जो लड़का है ये खड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे। स्टूडेंट पहले ये बैठा हुआ था, अब क्या हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा। और क्या होगा, इस रस्सी को ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे रस्सी को पकड़ लेगा। पहले रस्सी की डायरेक्शन ये वाली थी। अब ये किसने क्या किया, इस रस्सी को ऐसे किसी एंगल के साथ उसने ऊपर उठा और इस रस्सी को ऐसे पकड़ लिया। अब स्टूडेंट जब ये इस ट्रक को खींचेगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रक आगे की तरफ भी जाएगा और ट्रक ऊपर की तरफ भी जाएगा। क्या स्टूडेंट, अगर आपने ये बचपन में खेला है तो आपको पता होगा कि जब वो बच्चा इसको बैठ के खींच रहा है स्टूडेंट, तो ट्रक सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स एक्सिस में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही वो वाला लड़का खड़ा हो गया और उसने रस्सी को पकड़ा और इस एक्स एक्सिस के साथ छोटा सा एंगल बनाया ऐसे, पहले ये एक ही एक्स एक्सिस में था, फिर उसने ऐसे इस रस्सी को पकड़ा और इस एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, एंगल। जब भी ये लड़का एंगल बनाएगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये वाला ट्रक आगे भी जाएगा और आगे के साथ साथ थोड़ा ऊपर को भी जाएगा। तो क्या मतलब, ये जो हम इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, पहले बैठ के फोर्स लगाई तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रक ने मूव किया। लेकिन जैसे ही हमने इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया इस फोर्स वेक्टर का, तो क्या हुआ, ट्रक आगे की तरफ भी जा रहा है और ट्रक ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि इस ट्रक के इस फोर्स के दो हिस्से हो गए। एक फोर्स का हिस्सा क्या कर रहा है, जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, वो इस ट्रक को आगे की तरफ ले जा रहा है, और जो दूसरा इस फोर्स का हिस्सा हुआ है स्टूडेंट ऐसे, वो इस फोर्स को, वो इस ट्रक को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रक एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस में, क्योंकि एंगल जो हमारे पास था वो जीरो था। हम फोर्स भी एक्स एक्सिस में लगा रहे थे, ट्रक भी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही लड़का खड़ा हुआ तो उसके खड़े होने से क्या हुआ, इस रस्सी ने इस एक्स एक्सिस के साथ छोटा सा एंगल बनाया। जैसे ही एंगल बनाया तो जब इस वक्त उसने इस ट्रक को खींचा तो ट्रक आगे को भी जा रहा है और ट्रक थोड़ा ऊपर को भी चला गया। तो क्या मतलब, जो हमने फोर्स लगाई उसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा उसका एक्स डायरेक्शन में है जो कि उस ट्रक को आगे की तरफ ले जा रहा है, और दूसरा जो उसका हिस्सा है फोर्स का वो वाई डायरेक्शन में है, और जो वो वाई डायरेक्शन वाला हिस्सा है वो क्या कर रहा है, उस ट्रक को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो क्या मतलब, फोर्स के दो हिस्से हो गए। अब ये जो सारी एग्जाम्पल हमने देखी है इसको हम अब फिजिक्स की बात ज़बान में करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने इतनी एग्जाम्पल की, यही हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो चलिए अब हम इसको फिजिक्स की ज़बान में समझते हैं कि इस सारी बात का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी कोई वेक्टर किसी भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उस वेक्टर के दो हिस्से हो जाते हैं। क्या स्टूडेंट, जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उस वेक्टर के दो हिस्से हो जाते हैं, एक उसका हिस्सा एक्स एक्सिस में और दूसरा उसका हिस्सा वाई डायरेक्शन में हो जाता है, और ये दोनों हिस्से आपस में 90 के एंगल पर होते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो चले हम इस बात को लिख लेते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो हम क्या कहते हैं, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेक्टर हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू किसकी, ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन,
किसी भी डायरेक्शन में जो वेक्टर की स्पेसिफिक वैल्यू होगी वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। जैसे ये फोर्स है तो इस फोर्स के क्या हो गए, हिस्से हो गए। एक उसका हिस्सा एक्स एक्सिस में, दूसरा उसका हिस्सा किस में हो गया, वाई डायरेक्शन में। अब ये जो एफ एक्स है, ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, ज़ाहिर बात है ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हिस्से होंगे वो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे। अब इस फोर्स की इस गिवन एक्स एक्सिस में जो स्पेसिफिक वैल्यू है उस वैल्यू का नाम हमने क्या रख दिया, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो क्या स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो यहां से जितनी हमने अभी तक बात की, हमने ये समझा कि जब भी कोई वेक्टर किसी एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा तो उस एंगल की वजह से उस वेक्टर के दो हिस्से हो जाते हैं। एक उसका हिस्सा एक्स एक्सिस में, दूसरा उसका हिस्सा वाई एक्सिस में। वो जो एक्स एक्सिस में उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है उस वैल्यू का हमने क्या नाम दे दिया, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, क्या हम इसको कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को देखा, अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कंपोनेंट्स किसके, ऑफ अ वेक्टर, जो क्या होंगे, जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। कंपोनेंट किसके, वेक्टर के, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट जो क्या होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, 90 के एंगल पर होंगे। ऐसे ऐसे आपस में 90 के एंगल पर होंगे। ये उसका एफ एक्स है, ये उसका क्या है, एफ वाई है। और वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पर हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के वो वाले हिस्से जो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपस में। तो ऐसे कंपोनेंट को जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये तो स्टूडेंट हमने ये सारी एग्जांपल से अभी ये समझा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, क्या उनका हमारे पास मतलब होता है। ऐसे वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा तो उस एंगल की वजह से उस वेक्टर के दो हिस्से हो जाएंगे, एक उसका एक्स एक्सिस में, दूसरा उसका वाई एक्सिस में, जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो उस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से जो उस वेक्टर के हिस्से हुए हैं उन हिस्सों को हम कह देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि अगर हमने एफ एक्स सपोज करो, ये तो हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स है, सपोज कर लो 10 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई। अब अगर हमें देखना हो कि इस 10 न्यूटन फोर्स का एक्स एक्सिस में कितना हिस्सा गया है और इस 10 न्यूटन फोर्स का वाई एक्सिस में कितना हिस्सा गया है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इस फोर्स के जो हिस्से हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ये तो हमने एग्जाम्पल समझी थी। अब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करते हैं। इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको वो पहले बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें दो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। अगर वो 2D में है तो वो दो लाइनें होंगी, अगर वो स्पेस है 3D है तो उस वक्त एक्स वाई और जी तीन लाइनें हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त तीन डायरेक्शन होती है। 2D में 2 डायरेक्शन एक्स और वाई, 3D में 3 डायरेक्शन हो जाएंगी एक्स वाई और जी। अब हमने वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। ऐसे
ये पॉइंट P है हमारे पास, और सपोज करो ये एक वेक्टर है A, कोई भी वेक्टर हो सकता है, सपोज करो ये F वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इस एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये हमारे पास ओरिजिन कहलाएगा। इस पॉइंट को हम N का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम M का नाम दे देते हैं, M। अब स्टूडेंट क्या होगा, इस वेक्टर के जो कि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो इसके क्या हो जाएंगे, हिस्से हो जाएंगे ऐसे। एक इसका हिस्सा y में हो जाएगा और एक इसका हिस्सा किधर चला जाएगा, एक्स एक्सिस में, ऐसे। ये इसका y वाला कहलाएगा। इसको हम कह देते हैं AY और इसको हम कह देते हैं AX। अब स्टूडेंट हमने इस AX को फाइंड करना है और AY को फाइंड करना है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी, जो कि वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए अब हम इसको AX और AY को ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये ट्रायंगल बन रही है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले एक्स को फाइंड करना है, फिर हमें वाई को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कोज एंगल को करते हैं। वो क्या आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमने वैल्यू पुट करनी है बेस की और हाइपोटेन्यूज की। तो कोज एंगल की क्या वैल्यू आ जाएगी, बेस हमारे पास किसके इक्वल है, AX के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, जो ओरिजिनल वाला वेक्टर है। अब यहां से अगर हम AX को फाइंड करें तो वो क्या आएगा, AX इज इक्वल टू A वेक्टर कोज एंगल। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की अगर हम फॉर्म में लिखें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी किसकी, AX की। क्या मतलब कि जो वेक्टर है उसको हम मल्टीपल कर दें अगर कोज एंगल के साथ, एंगल जो भी गिवन होगा उसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, कोज एंगल को कैलकुलेट करेंगे और उस कोज एंगल को मल्टीपल कर देंगे ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो रिजल्टेंट में हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, AX होगी, जो उस वेक्टर का हिस्सा होगा किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। अब ये तो बात होगी AX की। अब हम बात करते हैं AY की, जो उस वेक्टर का Y में हिस्सा गया है, साइन एंगल। अब हम साइन एंगल को देखेंगे। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन एंगल को ऐसे ही हमने रखा, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, AY, परपेंडिकुलर की AY वैल्यू है, और हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, ओरिजिनल वेक्टर। तो यहां से AY की क्या वैल्यू आ गई, A साइन एंगल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, AY की, जो उस वेक्टर का Y में हिस्सा गया उसकी वैल्यू क्या आई, A साइन एंगल। क्या मतलब, अगर जो भी एंगल गिवन होगा उसको इधर पुट करेंगे, साइन एंगल कैलकुलेट करेंगे और साइन एंगल को मल्टीपल कर देंगे हम A वेक्टर जो कि वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। सपोज करो अगर वो फोर्स है 10 न्यूटन की फोर्स है तो उस साइन एंगल को हम मल्टीपल कर देंगे 10 के साथ। तो जो रिजल्टेंट में हमें वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, उस वेक्टर के हिस्से की जो कि Y की तरफ गया है। ये तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट अब हम वेक्टर को लिख लेते हैं। ये जो ओरिजिनल वेक्टर था इसके जो हिस्से स्टूडेंट हुए हैं वो किधर किधर गए हैं, ये एक्स वेक्टर में और AY में। ये जो ओरिजिनल वेक्टर था इसके कितने हिस्से हो गए हैं, दो हिस्से, एक एक्स में दूसरा Y में,
एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप। अब स्टूडेंट आपने गौर किया होगा कि पहले एरो का निशान था, पहले अगर आपने ऐसे पहले एरो का निशान था, लेकिन अब हमने जब ए एक्स को इस फॉर्म में लिखा, आई और जे की फॉर्म में लिखा, तो अब एरो का निशान क्या होगा स्टूडेंट, गायब हो गया। आप गौर करो स्टूडेंट, पहले हमने वेक्टर को लिखा, एक वेक्टर जिसके कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए, एक उसका एक्स एक्सिस में हिस्सा, दूसरा उसका वाई एक्सिस में हिस्सा, और ऊपर एरो का निशान है। ये क्या बताता है कि जो वेक्टर है जो उसके हिस्से में वो भी वेक्टर की फॉर्म में है, और हम वेक्टर को इसी तरह ही लिख सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नीचे जब हमने इस एरो के निशान को हटाया तो हमने क्या लिखा, आई कैप और जे कैप। अब ये क्या है स्टूडेंट, है ये भी फिजिक्स की नए बुक में टॉपिक नहीं है, यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। और ये इसका जो हमारे पास काम है वो बात सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। क्या स्टूडेंट, अगर हम इधर बात करें इसकी, ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ यूनिट वेक्टर, ताकि आपको मसला ना बने। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। अगर किसी भी वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, यूनिट वेक्टर। और इसकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हमेशा हमेशा 1 होती है। क्या स्टूडेंट, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमेशा हमेशा 1 होती है। ये स्टूडेंट अलग टॉपिक है कि कैसे मैग्नीट्यूड 1 होती है। अगर आपको वेक्टर है ना, सपोज करो, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, आप कैलकुलेट खुद कर लेना। सपोज करो ये वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब हमने क्या करें, इसकी आप मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये जो आई के साथ है उसको स्केयर कर लेते हैं, और जो ये हमारे पास जे के साथ है उसका स्केयर, और उसको स्केयर करके हम अंडर रूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सपोज करो वो कोई भी मिले, सपोज करो वो हमें 10 मिल गई। अब क्या करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे और इस वेक्टर को ऊपर लिखेंगे। अब इस वेक्टर को ऊपर लिखेंगे तो दोबारा वो एक वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर है, तो वो दोबारा एक वेक्टर बन जाएगा। अब जब दोबारा वो एक वेक्टर बन जाएगा तो दोबारा जब आप उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। बेशक आप कैलकुलेट कर लेना, कोई भी वेक्टर लें आप, उसको क्या करें, उसके पहले मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकाल के इसके साथ डिवाइड करें। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट में हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये कंफर्म बात है, क्योंकि यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। अब ये क्यों आया हमारे पास फिजिक्स में, इसका काम क्या है। तो अगर हम ए वेक्टर को ऐसे लिखें, ऐसे लिख लिया ए वेक्टर, ये उस वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है, और साथ में ए यूनिट वेक्टर। अब इस इक्वेशन से ही हमें पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है। तो स्टूडेंट हमें पता कि वेक्टर के पास क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होती है और उसके पास डायरेक्शन होती है। क्या स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्टूडेंट ये वेक्टर है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और क्या है, ये डायरेक्शन। तो ये दूसरा काम आया, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से क्या पता चला कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, सिर्फ इसका काम ये होता है। इसलिए तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ताकि इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब ना करे, इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड हमने 1 रखी। और इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना। इसलिए स्टूडेंट हमने ये खास कर दिए कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई का जे कैप है, और जी का के कैप होगा यूनिट वेक्टर। जब देखो अब एक्स वेक्टर था, ऊपर हमने एरो का निशान लगाया, लेकिन जैसे ही हमने एरो का निशान हटाया तो हमने क्या लगा दिया, आई कैप, जो कि ये बता रहा है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी और ये उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये उस वेक्टर की
मैग्नीट्यूड होगी और ये उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये दो काम तो वेक्टर के होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने वेक्टर कैसे लिख ली, और डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर है, जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। इसलिए हमने 1 रखी ताकि इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब ना करे। ये देखो स्टूडेंट, इतनी बड़ा कंसेप्ट था इस एरो के पीछे, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल से बताया। अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं फाइनली। नजर आ रहा है स्टूडेंट? हाँ आ रहा है। अभी हम वेक्टर में वैल्यू पुट कर देते हैं। ए वेक्टर ए एक्स की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, ए कोस एंगल। अब ये स्टूडेंट मैग्नीट्यूड है, ये देखो इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, ये ए एक्स है, ये भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। ये जो ए वेक्टर ये ए है, ये भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। ये जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो भी मैग्नीट्यूड मिलेगी, और जो इधर हमने पुट करना है वो भी मैग्नीट्यूड पुट करनी है। सपोज करो अगर कोई वेक्टर है उसकी 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, तो वो 10 हम इधर पुट करेंगे। अब देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये सारी मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी। तो ये क्या है, ए कोस एंगल, ये मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन के लिए कौन आएगा, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए कौन आएगा, यूनिट वेक्टर, जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 है, ताकि वो दूसरों की मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। अब प्लस आ गया बीच में। ये वाई की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वाई की क्या वैल्यू है, ए साइन एंगल। और डायरेक्शन कौन बताएगा, ये भी मैग्नीट्यूड है सारी, ये भी सारी की सारी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए वाई की हमें क्या मिल रही है, मैग्नीट्यूड मिल रही है। और इधर जो ए है वो उसकी भी हमने मैग्नीट्यूड ही पुट करनी है। तो जब हमने पुट किया तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। और डायरेक्शन कौन बताएगा, वाई डायरेक्शन में कौन बताएगा, जे कैप। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनली तीसरी इक्वेशन बनेगी, जो कि उस वेक्टर को जिसके दो हिस्से हुए हैं उसको कंप्लीट डिफाइन कर रही है कि वेक्टर जिसके दो हिस्से हुए हैं, एक उसका हिस्सा एक्स एक्सिस में, दूसरा उसका हिस्सा वाई एक्सिस में। मैग्नीट्यूड क्या एक्स की, ए कोस एंगल, और वाई कंपोनेंट की क्या मैग्नीट्यूड है, ए साइन एंगल। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। और इसमें जो दो कंसेप्ट हमने और पढ़े वो क्या थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो वो क्या सिस्टम बनाएंगी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D। और जब तीन लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तीन लाइनें, तो वो क्या बनाएंगी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस डायरेक्शन में, 3D में। ऐसे अगर ये ऐसे है ना स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई और जी। तो तीन लाइनें जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी तो वो क्या बनाएंगी, 3D में क्या बनाएंगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगी। अब फिर हमने दूसरा कंसेप्ट कौन सा पढ़ा, यूनिट वेक्टर का, जो कि फिजिक्स की नई बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये अलहदा करके बताया। यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आके डायरेक्शन बताना। ये हमने इधर देखा भी कि आई कैप एक्स एक्सिस में, जे कैप वाई एक्सिस में, और जो हमारे पास के कैप होता है ये जी डायरेक्शन में हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बताता है। और इसकी मैग्नीट्यूड खुद की क्या होती है, 1 होती है। 1 कैसे आएगी ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। कोई भी वेक्टर लें, जो मर्जी ले लें, 2i + 3j, 5i + 10j, जो भी वेक्टर मर्जी ले लें, उसको आप उसकी मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकाल के इधर पुट करें, और वो वाला वेक्टर जो लिखे ओरिजिनल लिया था उसको इधर लिखे, उसको लिख के दोबारा वो वेक्टर बन जाएगा। और दोबारा जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1। तो ये था हमारे पास टोटली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।